स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करेंगे, क्लास 7th NCERT साइंस, ठीक है। और इसके पहले हमने चैप्टर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने अभी तक ये दोनों चैप्टर कंप्लीट नहीं किए हैं तो सबसे पहले इनको कंप्लीट करिए, इसके नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, फिर आप 3rd चैप्टर पे आइए, रेशो से वस्त्र तक, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। अभी लास्ट में हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे। चैप्टर है रेशो से वस्त्र तक। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ने हैं पहले हम उसको देखेंगे, फिर एक एक करके चीज़ों को हम रीड करेंगे। हम देखेंगे कि ऊन कैसे प्राप्त होता है, क्या क्या क्रियाएं होती है ऊन को प्राप्त करने की, ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन से हैं, अगला सब टॉपिक है इसका। फिर रेशम हमें कैसे प्राप्त होता है। क्वेश्चन भी बने हुए हैं कि जैसे क्रम में लगाने के लिए क्वेश्चन आता है ना कि कौन कौन से प्रोसेस पहले होते हैं, उस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए हम लोग एक एक चीज़ों को इसमें समझने वाले हैं। इसमें बताया जा रहा है क्लास 6 से रिलेट करके कि आपने पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशों के बारे में पढ़ा था, और हमने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब बात आती है कि जांतों रेशे क्या होते हैं, तो जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को क्या बोला जाता है, जांतों रेशे, ठीक है। और ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं, भी हम आगे और देखेंगे इसके बारे में। अब हम देखते हैं ऊन हमें मिलता कैसे, जांतों रेशे, ठीक है। ऊन और रेशम, भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। भेड़, बकरी, याक और अन्य जंतु। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं, और इसके बाद बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि हमने अध्याय 4 में अब पढ़ेंगे आगे। फिर बताया जा रहा है कि अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। फिर क्रियाकलाप के माध्यम से बताया जा रहा है कि कैसे कैसे ऊन प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे पाए जाते हैं। एक क्या है कि दाढ़ी के रूखे बाल, और दूसरी है त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। अब देखिए, तंतु रूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं, और भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो, और तंतु रूपी मुलायम बाल हो। जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के बीच की चयन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ये भेड़ घने बालों वाली। फिर ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से हैं। देखिए, हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। यद्यपि भेड़ों की ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। याक, देखिए, बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनसे बेहतरीन शालें बनाई जाती हैं, और क्या बोला जाता है उसे, पश्मीना शाल। अंगोरा बकरी और ये बकरी सामान्य। फिर ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से ऊन प्राप्त होती है। लामा और एल्पेका। अब यहाँ पर क्रियाकलाप से बताया जाएगा। फिर रेशों से ऊन तक। देखिए, सबसे पहले क्या क्या होगा, पहले भेड़ पालन और फिर इसके बाद प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप गड़ेड़ियों को भेड़ों के झुंड को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियाँ खाना पसंद करती हैं। भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार, खली और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है, और भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है, और इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उसके बालों को काट लिया जाता है।
फिर रेशों को ऊन में संसाधित करना। पहले चरण क्या होगा, ऊन की कटाई। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊन की कटाई कहलाती है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर कुछ भारतीय भेड़ों की नस्लों के बारे में बताया जा रहा है और उनसे प्राप्त ऊन की गुणवत्ता और कहाँ किस राज्य में पाई जाती हैं। तो एक लोही नस्ल की भेड़ है और इसकी ऊन की गुणवत्ता अच्छी होती है। फिर कहाँ पाई जाती है, राजस्थान और पंजाब में। आगे रामपुर बुशायर, भूरी ऊन और उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में। नाली और गलीचे की ऊन, इससे क्या, कौन से ऊन, जो गलीचे बनाए जाते हैं इसके ऊन से बनाए जाते हैं। फिर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। फिर एक बाखरवाल नस्ल की भेड़ है, इसकी ऊन की गुणवत्ता क्या है, ऊनी शालों के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। कहाँ मिलती है, जम्मू और कश्मीर में। फिर मारवाड़ी मोटी ऊन और कहाँ मिलता है, गुजरात में। फिर पाटनवाड़ी हौजरी के लिए कहाँ, गुजरात में। ठीक है, तो चरण फर्स्ट हमने क्या देखा था अभी, ऊन की कटाई कर लिया। इसके बाद फिर चरण 2 क्या है कि त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। और यह प्रक्रम क्या कहलाता, अभिमार्जन। तो फर्स्ट ऊन की कटाई, सेकंड अभिमार्जन, और थर्ड पे क्या होगा, अभिमार्जन के बाद क्या की जाती है, छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। फिर चरण 4 क्या है, अब क्या किया जाएगा, इसमें बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। और ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन है। फिर चरण 5 क्या है, फिर रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। अंतिम चरण रीलिंग। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। तो हमने कौन कौन से चरण देखे, पहले भेड़ की ऊन उतारना, फिर टंकियों में अभिमार्जन, फिर मशीनों द्वारा अभिमार्जन, इसके बाद ऊन का धागा बनाया जाना। अब ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्रम में चीज़ों को व्यवस्थित कीजिए। देखिए, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यावसायिक संकट क्या है हमारे देश में लोगों के लिए। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वाले कार्य जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन छटाई करने वालों का कार्य जोखिम भरा है, क्योंकि कभी कभी वे एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं, जो एक घातक रक्त रोग का कारक है, जिसे सोटर्स रोग कहते हैं। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। इसके बाद रेशम। तो रेशम के रेशे भी जानतो रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन मतलब सेरीकल्चर। तो ये क्या कहलाता है, रेशम कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे रेशम कीट का जीवन चक्र। तो मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर या इल्ली या फिर रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है और यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। अंग्रेजी संख्या जो 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है, ठीक है। और सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर होकर रेशम का रेशा बन जाता है। फिर जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण क्या कहलाता है, कोकून। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है, ठीक है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है। फिर रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में विभिन्न होता है। अतः टेसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काते गए कोटूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। आगे दिया जा रहा है कि इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाले रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जाता है।
रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। यहाँ पर हम लोग जो एनसीईआरटी रीड कर रहे हैं इसकी विशेषता है कि हम लोग कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। नहीं तो शॉर्ट में भी हम समझ सकते थे कि पहले कौन कौन सा चरण हुआ, जीवन चक्र क्या है, डायरेक्टली मैं बता देती कि प्यूपा बन जाता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है, फिर रेशम बन जाते हैं, रेशम धागे का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। लेकिन नहीं, हम विस्तार से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, एक बार पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि कोकून से रेशम मिलता कैसे है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहले रेशम कीट पालन, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखिए रेशम का संसाधन, फिर रीलिंग। अभी हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए रेशम कीट पालन, कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता के अनुकूल परिस्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म कर रखा जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल जाए, और यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। फिर लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, दिन रात खाते रहते हैं और आमाप में काफ़ी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। फिर 25 से 30 दिनों के बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। फिर इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती है जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं और कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। फिर रेशम का संसाधन, रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है, फिर पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रिया में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं और रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती हैं। फिर रेशम के फाइबरों की कताई की जाती है जिससे रेशम के धागे प्राप्त हो जाते हैं। फिर बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से वस्त्र बुने जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ क्या दिया जा रहा है, ये रेशम की खोज। रेशम की खोज का यथार्थ समय संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सामग्री सिलुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था। सामग्री ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे और संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया और रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने देखा इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि तंतु क्या है। तो एक प्रकार का रेशा जिससे धागे या तागे बनाए जाते हैं। फिर हमने प्राकृतिक तंतु को देखा, पादपों से प्राप्त तंतु, जैसे तो पादपों से प्राप्त तंतु कपास, रुई, पटसन आदि से हम प्राप्त करते हैं। जंतुओं से भी हमने देखा ऊन और रेशम हो गए। और किससे किससे प्राप्त करते हैं हम ऊन, जो भेड़, बकरी, खरगोश, ऊँट ना, इन सभी से प्राप्त करते हैं। फिर रेशम हमने पढ़ा था कि रेशम तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। फिर यहाँ पे सारांश क्या दिया जा रहा है कि रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त की जाती है तथा रेशम और ऊन जानतो रेशे हैं। भेड़, बकरी, याक, ठीक है, ऊँट, लामा और एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ के शरीर से बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन व छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उन्हें काटकर उनसे ऊन प्राप्त की जाती है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। कोकूनों से रेशम के रेशों को पृथक करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रम को रीलिंग कहते हैं। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। अब हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, देखिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है।
तो क्या क्या हमने पढ़ा तंतु के बारे में, जंतु से प्राप्त तंतु को देखा, और फिर हमने देखा ऊन किससे किससे प्राप्त होते हैं। फिर हमने वर्णात्मक प्रजनन की प्रक्रिया को देखा था कि शाल से रिलेटेड चीज़, पश्मीना शाल कहाँ किससे बनती, कैसे मिलता है, इसको देखा। यहाँ आगे पश्मीना शाल। फिर हमने भेड़ पालन देखा कहाँ कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। यहाँ पूरा चार्ट के माध्यम से ही हम लोग समझा था यहाँ। फिर ऊन की कटाई हमने देखी। तो पहले ऊन की कटाई प्रोसेस क्या क्या था, ऊन की कटाई करेंगे, फिर अभिमार्जन करेंगे, फिर छटाई करेंगे, फिर बरकी छटाई करेंगे, फिर रंगाई करेंगे और फिर रीलिंग करेंगे। ये क्वेश्चन बना हुआ डायरेक्ट। यहाँ क्या दिया जा रहा है कि भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के पालन, कोकूनों में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतया महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है और भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। ठीक है, आगे क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। फिर रेशम को देखा था कि रेशम के रेशे जो है कैसे रेशे होते हैं, ये जानतो रेशे होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।